हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में सारणिक के बारे में पढ़ा था और सारणिक को सिंप्लीफाई करा था 1 और 2 और 3 कोटि के लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसका अब आगे और यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म, मीन्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सारणिक की। सारणिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खासियत है, उनको हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज थी यहाँ लिखी हुई है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या है कि अगर हम पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दें तो दोनों का मान समान आता है, यानी कि R को C के साथ परस्पर बदलने पर सारणी के मान में कोई भी फर्क नहीं आता है। जैसे इन्होंने सत्यापन के लिए यहाँ पर एक आव्यूह ले रखा है जिसकी पंक्ति है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, लेकिन परिवर्तित करके उन्होंने एक आव्यूह बनाया जिसकी पंक्ति है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आप देखना कि दोनों को सिंप्लीफाई करके जो मान आए हुए हैं वो दोनों बार समान आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब इन्होंने इसके साथ साथ इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। एग्जाम्पल क्या करा इन्होंने कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि डेल्टा ये दे रखा है, उसका पहली पंक्ति के सापेक्ष में प्रसरण करा, वो माइनस के 28 वैल्यू दी उसने। फिर उसके बाद में इन्होंने इस जगह पर रो को कॉलम और कॉलम को रो में परिवर्तित किया, और परिवर्तित करने के बाद में फिर पहले स्तंभ 261 के अनुदिश इन्होंने वो पहले स्तंभ इसके अनुदिश इन्होंने इसको एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद इसका मान माइनस के 28 ही प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला गुण दोनों बार में संतुष्ट होता है। इसके बाद में जो दूसरा गुण है, दूसरा गुण क्या कहता है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या मतलब है कि मान लीजिए कि हम R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 के साथ, तो सारणिक का जो मान है उसमें एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, C1 के को रिप्लेस कर सकते हैं C2 के साथ में, मतलब रो को रो में ही, ऐसे नहीं कि एक रो को एक कॉलम बना दे, ऐसे नहीं होना है। केवल एक रो को दूसरी रो के साथ में या एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ में आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक में एक चिन्ह माइनस का चिन्ह आ जाता है। हर परिवर्तन के साथ में एक माइनस का चिन्ह आता है। इन्होंने इसके लिए उदाहरण दे रखा है। इस उदाहरण में क्या कह रहा है कि भाई डेल्टा ये है, हमने ये ऊपर पहले ही डेल्टा का मान माइनस के 28 निकाल चुके हैं, वही क्वेश्चन चल रहा है। अब की बार इन्होंने क्या करा कि एक पंक्ति रिप्लेस करी। कौन कौन सी करी है कि R2 को रिप्लेस करा इन्होंने R3 से। तो R2 को R3 से रिप्लेस करने पर इसका मान आया है 28। ऊपर आ रहा था -28, यहाँ पर आ गया 28। तो यानी कि ये जो है दोनों अलग अलग मान दे रहे हैं जब हमने एक पंक्ति R2 को R3 से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद ये क्या कह रहा है, यदि तीसरे गुण में यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां स्तंभ समान हैं तो सारणिक का मान 0 होता है। यानी कि जैसे इन्होंने उदाहरण नंबर 8 में ये एक सारणिक दिखा रखा है, तो इस सारणिक में आप ध्यान से देखो 3 2 3 पहली पंक्ति है और 3 2 3 लास्ट वाली पंक्ति है। तो चूंकि ये दोनों पंक्तियों का मान समान है
तो इसलिए सारणिक का मान 0 आएगा। ठीक है। इसके बाद में चौथे गुण में क्या कह रहा है, यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k गुणित हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर जैसे इसमें एक पंक्ति में आपने k से गुणा करी, पहले था a1 b1 c1, आपने गुणा करके बना दिया k a1 k b1 और k c1, तो पूरे सारणिक के मान पर k का फर्क आ जाता है। यानी कि आप ये मानो कि आपके पास में अगर मान लो एक डेल्टा है a1 b1 a2 b2, तो आप अगर इसकी दो पंक्तियों को k से गुणा करते हो, यानी k a1 k b1 k a2 और k b2, अगर ऐसे करते हो तो टोटल k स्क्वायर आएगा और यहाँ रह जाएगा a1 b1 a2 b2। ठीक है। इसे वो आप उदाहरण नंबर 9 से और देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ दे रखा था 102 18 36, इसमें से इन्होंने 6 कॉमन ले लिया, उस 6 को बाहर लिख दिया, तो यहाँ बच गया 17 3 6, और लास्ट वाली लाइन भी है 17 3 6। क्योंकि दो पंक्तियाँ आपस में बराबर है तो इस सारणिक का मान कितना आ गया, 0। पांचवी प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी एक पंक्ति या पूरा एक स्तंभ योग में है तो आप उसे दो अलग अलग सारणिकों के योग में लिख सकते हो, लेकिन जो पंक्तियाँ योग में या जो स्तंभ योग में नहीं है वो एज इट इज़ लिखे जाते हैं, उन पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a1 λ1 a2 प्लस λ2 a3 प्लस λ3, नीचे b1 b2 b3 और c1 c2 c3 अलग अलग आ रहे हैं इस जगह। तो यहाँ हम इसको दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं, जिसकी पहली पंक्ति होगी a1 a2 a3 और बाकी दोनों पंक्तियाँ एज इट इज़ रहेंगी जैसी यहाँ पर थी, और प्लस पहले की जो पहली पंक्ति होगी वो होगी λ1 λ2 λ3 और नीचे रहेंगी b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस में हम लोग इसको अच्छा खासा यूज़ करते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ इसको एग्जाम्पल में यूज़ किया, यहाँ दूसरी पंक्ति योग में थी तो इसको दो बार योग में लिख दिया। ठीक है। तो पहले वाले में पहली दो पंक्तियाँ समान बन गई हैं तो इसलिए उसका मान हो गया 0, और दूसरे वाले में यहाँ पर ट्वाइस है, आप चाहे 2 कॉमन करके लिख भी सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बनेगा XYZ और XYZ, तो दो पंक्तियाँ यहाँ भी समान होंगी तो उसका मान भी कितना आ जाएगा, 0, और टोटल मान आ जाएगा इसका 0। छठी प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि एक वीडियो में हमने आव्यू में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, तो उसमें से ही एक रूल है कि आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, मतलब पंक्ति है तो पंक्तियों में, स्तंभ है तो स्तंभ में, किसी भी गुणांक के साथ जोड़ा घटाया जा सकता है। क्या मतलब कि जैसे RI के प्लेस पर हम लोग कर सकते हैं RI प्लस KRJ, मतलब K गुणक के साथ में कोई सी भी पंक्ति को RI पंक्ति के साथ में जोड़ा जा सकता है। सेम यही रूल कॉलम के साथ किया जा सकता है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, जब भी आप ये रूल अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में आपको इस रूल को ज़रूर लिखना पड़ेगा कि आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन दिया है। ये मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होते हैं इसमें। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 में दिखा रखा है, ये सिद्ध करना है आपको, a 2a 3a a प्लस बी ये समथिंग पूरा करके एक सारणिक दे रखा है। इस सारणिक में इन्होंने दो रूल अप्लाई करे कि R2 के प्लेस पर R2 माइनस 2R1, R3 के प्लेस पर R3 माइनस 3R1 किया, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर ये दो जगह 0 मिल गया। उसके बाद में नेक्स्ट वाले में इन्होंने R3 के प्लेस पर
R3 माइनस 3R2 किया और उसके बाद में यहाँ पर भी 0 मिल गया और इसके अनुदिश खोला इन्होंने। तो इसके अनुदिश जब खोलेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ दब जाएगा, बचेगा क्या, A0 2A + B और BA। ठीक है, ये बाकी तो सब कॉलम में 0 आ जाएंगे। उसके बाद में इससे क्या होगा कि A तो बाहर है ही और अंदर इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, किस किस की, A की A के साथ में माइनस इसकी इसके साथ में, तो ये आ जाएगा टोटल A3। मतलब क्या है कि बिना प्रसरण किए, मतलब भाई पूरा अगर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पार्ट में दे रखा है अगर इसमें ही प्रसरण करते तो शायद आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को करने में अच्छी खासी प्रॉब्लम को फेस करते। लेकिन यहाँ पर इस प्रॉब्लम को थोड़ा इजी करने के लिए इन्होंने क्या हेल्प दी है आपको कि आप जो अभी 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इन 6 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर आप एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड या एक सारणी को, एक डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं और उसके बाद में आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 12, इसमें इन्होंने दे रखा है एक सारणिक और उसे इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब इन्होंने क्या करा, R1 के प्लेस पर कर दिया R1 + R2। उससे क्या हुआ, ऊपर सब जगह बन गया x + y + z, तीनों कॉलम में आ गया। अब k गुणक वाली प्रॉपर्टी को ध्यान याद होगी तो k कॉमन आ सकता है, मीन्स x + y + z कॉमन ले लिया जाएगा। तो x + y + z जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 1 1 z x y और 1 1 1, मीन्स इसमें 2 पंक्तियाँ समान हो गई तो इस सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13, मैं आपको सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख लेना क्योंकि ये इस पर ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं और मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी भी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम है तो आपको ये पूरी हेल्प करेंगे। यहाँ पर 1 1 1 ABC BC CA AB दे रखा है, इस टाइप के आते हैं। इसमें खास बात ध्यान में क्या रखने वाली होती है कि कॉलम या रो में जहाँ पर भी 1 1 1 आ रहे हैं तो सबसे पहले किन्हीं 2 जगह 0 बना लेना ज़रूरी है। तो इन्होंने R2 के प्लेस पर R2 - R1 और R3 के प्लेस पर R3 - R1 किया। इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर 2 जगह 0 हो गया। ठीक है, अब इन 2 जगह 0 होने पर क्या हुआ कि आप लोग यहाँ देखोगे कि इन दोनों जगह पर तो A - B कॉमन आ सकता है या B - A ले लिया इन्होंने, और दूसरा नेक्स्ट वाली जो रो है उसमें से C - A कॉमन आ सकता है। तो उसको कॉमन लेने से क्या हुआ कि ये 2 टर्म तो आपके पास में बाहर सिंप्लीफाई होकर मिल ही चुकी हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी सिंप्लीफाई हो गई। मतलब क्या है, अब हम इसको जब ये करेंगे B - A C - A, ये तो एज इट इज़ रहेगी और पहले इसके अनुदेश खोलेंगे पहले स्तंभ के, तो 1 के साथ आएगा 1 - C और 1 - B। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आएगा B - A C - A -B + C। अब क्या होता है, इसमें प्लस माइनस का एक साइक्लिक ऑर्डर में रखते हैं, मीन्स ये इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा A - B, माइनस ले लिया ना हमने। अब दूसरी टर्म C - A एज इट इज़, और इस वाली टर्म से भी हम लोग माइनस कॉमन लेंगे और माइनस को ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा और ये बन जाएगा B - C, क्योंकि आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेते ही प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली टर्म आपकी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये लाइन आपको मिल गई है A - B B - C C - A। ये पेपर में एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 में इन्होंने क्या बताया है, मतलब अब इसमें कोई नया रूल नहीं है, अब तो बस आपको जो 6 रूल आपने या 6 प्रॉपर्टीज़ जो डिटरमिनेंट की पढ़ी हैं आपको उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप यही करोगे कि भाई
मतलब R1 में R3 ही ऐड होगा, R2 में R3 ऐड नहीं हो सकता, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ये तो आपकी प्रैक्टिस है और आपकी मेंटल एबिलिटी है कि आप कितना सोचते हो और आप उसको कितने लेवल तक लेकर जाते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल 14 की बात करूं अगर मैं, तो इसमें ये सारणिक दे रखा है और इस सारणिक में इन्होंने करा है R1 में से R2 माइनस R3 माइनस। उससे क्या हुआ कि पहली जगह यहाँ पर ज़ीरो बन गया। ठीक है, फिर इन्होंने इसके रेस्पेक्ट में खोला तो पहला ज़ीरो वाला ये आ गया, क्योंकि इसकी पंक्ति और स्तंभ को दबा देंगे तो ये बचेगा C प्लस A, C B और A प्लस B। फिर दूसरी टर्म माइनस की लेंगे, माइनस के साथ में माइनस का 2C आएगा, इसके लिए करेंगे तो ये दोनों दबेंगे तो ये बचेगा BC और B A प्लस B। लास्ट वाली टर्म खोलेंगे -2b के लिए, -2b के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम और ये स्तंभ दब जाएगा, बचेगा BC C प्लस A और C। ठीक है, फिर पहले वाला तो ज़ीरो से छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इस वाली टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा B की A के साथ हुआ तो AB, B की B के साथ होगी तो B स्क्वायर और माइनस के साथ में BC। सेम इधर वाली टर्म हो जाएगी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी BC माइनस C स्क्वायर माइनस AC। सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी आपकी 4ABC। ठीक है ना। एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 16 आप खुद देख लेना, ये कुछ आप भी ट्राई करके देखना, क्योंकि हम लोग अब एक्सरसाइज को थोड़ा सा देख लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन समझने में थोड़ा सा इशू बनेगा। मैंने ये क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व कर रखे हैं, हम लोग अभी साथ के साथ इसको देखते चलेंगे। ठीक है ना, आप लोग तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग यहाँ पर अभी इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। इसमें कुछ सॉल्यूशंस मैंने करके आप लोगों के लिए रख रखे हैं, थोड़ा सा वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। इसमें सबसे ऊपर यही लाइन लिखी हुई है कि बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को हल कीजिए। देखो, जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, इस पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि XYZ ABC और ये दो मतलब योग के साथ दे रखी हैं, X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के यूज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको दो सारणिकों के योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें मैंने क्या लिखा कि पहली दो पंक्ति दो स्तंभ तो दोनों जगह सेम है, लेकिन दूसरे वाले में पहले ये स्तंभ XYZ यहाँ आ गया और ABC इस जगह आ गया। अब इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि पहला स्तंभ तीसरे स्तंभ के बराबर हो गया तो इसका मान हो गया 0, और इस वाले में दूसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ के बराबर हो गया तो इसका मान भी कितना हो गया 0, और दोनों का योग हो गया 0, और यही हम लोगों को चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये एक सारणिक दे रखा और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसको 0 प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सभी C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, यानी कि ये तीनों टर्म्स जो हैं इधर ऐड हो जाएंगी आकर, हर जगह पूरे कॉलम में C1 C2 C3 की टर्म्स आकर ऐड हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि एक A तो नेगेटिव है और एक A पॉजिटिव है, सेम एक भी पॉजिटिव है एक भी नेगेटिव है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने से क्या मिलेगा हमको 0। क्या मिलेगा 0। ठीक है ना। 0 होने से क्या हो गया, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि किसी भी स्तंभ की एक पंक्ति अगर या पूरा एक स्तंभ 0 के बराबर है तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना।
अब इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड वाले में ये एक सारणिक दे रखा है और इसको भी आपको 0 के बराबर सिद्ध करना है। अब मैंने ये भी सॉल्व करके रखा है आपके लिए। तो इसमें क्या है, मैंने क्या किया, C3 के प्लेस पर C3 माइनस 9C2 किया। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 65 में से 7 टाइम लेंगे 9 टाइम लेंगे 7 का, और 9 टाइम लेंगे 8 का नेक्स्ट कॉलम उसमें रो में, और नेक्स्ट रो में 9 टाइम लेंगे 9 का। तो उससे क्या मिलेगा कि 7 9 63, 7 9 63 में से 65 में से 63 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। सेम ऐसी 3 और 5। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला स्तंभ इस वाले स्तंभ के बराबर है, 2 स्तंभ बराबर हैं, तो इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा 0। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें भी यही दे रखा है कि आपको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो हमने इसमें क्या किया कि पहले तो जो ए बी सी ये बाहर लिखे हुए थे इनकी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर ली, उससे हमें ये टर्म्स मिल गई। उसके बाद में C3 के प्लेस पर C3 प्लस C2 कर लिया। उससे क्या हुआ कि हर कॉलम का C3 कॉलम का हर अवयव जो है AB प्लस BC प्लस CA बन गया। अब चूंकि तीनों जगह है तो ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में क्या हुआ कि 2 कॉलम 1 1 1 बन गए हैं, और जब 2 कॉलम सेम हो गए हैं तो उस सारणिक का मान होगा 0 और पूरे सारणिक का मान निकल कर आ जाएगा 0 के बराबर। पांचवा क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको बस आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, सबको ऊपर की तरफ ऐड करते चले जाना, अपने आप ही टर्म्स बोलने लग जाएंगे कि हाँ भाई अब ऐसे करना है, और उसके बाद में आपको ट्वाइस ऑफ ये सारणिक का मिल जाएगा। अब 6 से आगे 14 तक जो है आपको सारणिक की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, और यूज़ करके पहले सारणिक को सिंप्लीफाई कर लेना है, और सारणिक को सिंप्लीफाई करने के बाद में आप जो है उस सारणिक को प्रसरण कर कर या किसी और प्रॉपर्टी का यूज़ कर कर आप उसको 0 के बराबर या जो भी चीज़ आपको सिद्ध करने के लिए बोली है आप वो उसमें कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले 6 क्वेश्चन है, इसमें डायगोनल 0 0 है, बाकी एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो हम लोगों ने क्या करा कि इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। एक ये तरीका भी होता है कि भैया जब कुछ समझ में आना बंद हो जाए तो आप उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो, यानी कि उसका प्रसरण कर दो। हमने इसका प्रसरण किया, 3 एलिमेंट हमें इसको 0 0 मिल गए इसके, ये डायगोनल में 0 0 है। तो पहले के रेस्पेक्ट में खोला, पहले स्तंभ के रिस्पेक्ट में ही हमने इसको खोल लिया है, पहले रो के, और ये आ गया। इसमें ये वाली टर्म तो 0 के बराबर हो जाएगी, इसमें करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये 0, और ये माइनस माइनस प्लस BC आ जाएगा, माइनस B के साथ में माइनस AC और माइनस 0। ठीक है, अब इस माइनस A की मल्टीप्लाई अंदर जाएगी तो माइनस का ABC बनेगा, ये माइनस B की मल्टीप्लाई इसके साथ आएगी तो प्लस के ABC बनेगा, एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल होकर 0। ठीक है, अब इसके बाद में जो 7th क्वेश्चन है सिंपल है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। जब नहीं समझ में आएगी कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप इसको एक्सपेंड कर दो, सीधे अपने आप आंसर पकड़ लेगा। 8th क्वेश्चन है, इस 8th क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं। मैं इन क्वेश्चंस को करते समय क्या खास बात रखता हूँ कि सबसे पहले जो ये 1 1 1 कहीं भी एक रो या कॉलम में होते हैं तो सबसे पहले इसे सबसे R1 की जगह पर ले आता हूँ। मुझे चूंकि यहाँ पर ये स्तंभ में मिले हैं, कॉलम में मिले हैं, तो मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा। ठीक है, 1 1 1 1 मैंने ऊपर बना लिया है, उसके नीचे ये सेकंड कॉलम जो है सेकंड रो बन गई, और थर्ड कॉलम जो है थर्ड रो बन गई। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या काम करना है, सबसे पहले एक जो 3 आ रहे थे उनमें से 2 जगह 0 0 बना लिया। उसके लिए मैंने क्या करा, C2 के प्लेस पर C2 माइनस C1 और C3 के प्लेस पर C3 माइनस C1 करा।
तो उससे क्या हुआ, यहाँ तो ज़ीरो मिल गया, यहाँ ज़ीरो मिल गया। इस जगह करेंगे तो b माइनस ए सी माइनस ए और नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर नीचे वाली टर्म जो है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया दोनों जगह। करने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ सकता है और यहाँ से हमने c माइनस ए कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर 1 1 रह गया है, नीचे b प्लस ए। इस पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में खोलेंगे तो ये दो जगह तो ज़ीरो रहेगी, पहली वाली के साथ में आ जाएगा 1 b प्लस ए 1 c प्लस ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सिंप्लीफाई किया c माइनस बी मिल गया। मैंने बताया था साइक्लिक ऑर्डर में रखना है, तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए ले आए हैं और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट और 9th क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होगा। उसको करने के बाद में हम लोग करेंगे 10th क्वेश्चन को करते हैं, 10th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। और 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपने क्या काम करना है कि हम इसमें R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर ले रहे हैं। इसको करने से क्या होगा कि जैसे 2x प्लस x टोटल हो जाएगा 5x और प्लस के 4 ये है। सेम हर जगह यहाँ पर मिलेगा हमको ऊपर 5x प्लस 4। अब 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया कि यहाँ पर हमें तीनों जगह 1 1 1 मिल चुका है। फिर हम इन दो जगह पर ज़ीरो बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था C2 माइनस C1 करेंगे और C3 माइनस C1, C2 और C3 के प्लेस पर। तो यहाँ तो ज़ीरो मिल गया, नीचे वाले में मिल जाएगा x प्लस 4 में से 2x जाएगा तो 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर 2x है तो ये 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो ज़ीरो मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, इन दो के रेस्पेक्ट में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप ज़ीरो बोलेंगे। और पहले के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4x माइनस 4 माइनस एक्स ज़ीरो, और इसको सिंप्लीफाई करा तो 5x प्लस 4 इंटू 4x माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैं समझता हूँ कि आप इसके बाद में आप ज़्यादा बेहतर समझ चुके होंगे कि अब तक क्या करना है क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, बस आपको अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करते हुए इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर सको। आप ये मानना कि पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।